मोशन ऑफ नेशन या स्पीड ऑफ नेशन, कैसे राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। ये बहुत ही, जितने भी एडिटोरियल आ रहे हैं बिना इनके समझ ही नहीं पाओगे वो क्या लिखने, सिर्फ वो तुम्हारे लिए फैक्ट होगा, तुम उसकी कटिंग करोगे, उसकी अंडरलाइन करोगे, इससे ज्यादा उसको समझ नहीं पाओगे उसका कोर क्या, जो मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो नेशन ऑफ जो है मूवमेंट ऑफ नेशन जो हो रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब जैसे आप एक सड़क पे जा रहे हो और ढेर सारे स्पीड ब्रेकर हैं आपके सामने, स्पीड ब्रेकर हैं, क्या होगा, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी, या बहुत तेजी स्पीड में चलेगा तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा, क्योंकि ब्रेकर बहुत ज्यादा है। अब अगर राष्ट्र को अपनी स्पीड को बनाकर रखना है तो इन ब्रेकर से छुटकारा पाना पड़ेगा, यानी नैरो जो कॉन्सेप्ट है, नैरो आइडेंटिटीज से, यानी कि जो संकीर्ण हमारी पहचान उससे निकलकर हम एक व्यापक पहचान की तरफ जानी पड़ेगी। ठीक है, हम राष्ट्रवाद, हम भारतीय, हमारी पहचान हम भारतीय हैं, हमारा जो भी कर्तव्य हम उसके पीछे एक जो हमारा जजमेंट होना चाहिए, मेरे राष्ट्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, मेरे नेशन पे इसका क्या इफेक्ट आने वाला है, और मैं जो भी कच करूं, चाहे वो आप एक छोटे से व्यक्ति हो, चाहे आप पॉलीथीन सड़क पर फेंक रहे हो, कचरा सड़क पर फेंक रहे हो, या किसी को ब्राइब कर रहे हो, किसी को रिश्वत दे रहे हो, सभी चीजों में हर जगह हर समय ये जो राष्ट्र निर्माण का जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या जो मुख्यमंत्री करे, हर व्यक्ति इसका एक हिस्सा होता है। जब मैं शब्द राष्ट्र इस्तेमाल करता हूं तो मैं देश के एक व्यक्ति से लेकर देश की परम सत्ता तक मैं सभी को इसके साथ जोड़ता हूं। राष्ट्र जो होता है वो एक तरह से सिर्फ राजनीतिक इकाई नहीं होता है, इट इज नॉट पॉलिटिकल यूनिट। राष्ट्र एक पॉलिटिकल यूनिट नहीं है। राष्ट्र जो होता है वो समस्त लोगों की भावनाओं का समुच्चय होता है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, भावनाएं, कर्तव्य, ये सब कुछ इसके साथ जुड़ जाता है। राष्ट्र एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, ये ज्योग्राफिकल नहीं है, ठीक है, ये बहुत कुछ हद तक जो है वो हमारी ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है। अब राष्ट्र की गति जो है वो तय होती है। राष्ट्र की गति दो तरीके से होती है, एक हम पास्ट में जाकर देखते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस क्या रहे, अतीत। दूसरा, जब हम आकर देखते हैं कि वर्तमान क्या चल रहा है, प्रेजेंट क्या चल रहा है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि चलो ठीक है, पास्ट में हमने जो देखा कि हमने क्या गलतियां की, पास्ट में हमसे क्या चीजें हुई, और प्रेजेंट में अभी हमारी सिनेरियो क्या है, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन किसी भी राष्ट्र की गति को जो है निर्धारित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है, यानी उसको भविष्य में किधर जाना है। बड़े ध्यान से समझना, जो राष्ट्र के लोग होते हैं वो हमेशा इस बात की फिक्र करते हैं कि राष्ट्र कहां जाएगा, नेशन को कहां पहुंचना चाहिए, राष्ट्र की जो है वो आगे का मूवमेंट क्या होगा। हम हमेशा बात करते हैं ना कि हम अपनी जीडीपी को $5 ट्रिलियन, अभी हम चर्चा देख रहे होंगे किसानों की आय को दुगना पहुंचा देना, पहुंचा नहीं है ना, पहुंचा देंगे, क्योंकि ये जो भविष्य के लक्ष्य होते हैं वो हमें प्रेरित करते हैं। जैसे आपका लक्ष्य 2021 में आईएएस बन जाना, 2022 में आईएएस बन जाना, तो आपने भी तो अपने लिए लक्ष्य रखे होंगे। थोड़े ना होगा कि आए 2022 आएंगे तो सिक्का उछालेंगे, ठीक है, अगर हेड आया तो करेंगे, टेल आया तो नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी ऐसा बैठा होगा। सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से 2023, 2024 जो भी आपके लक्ष्य होंगे वो आपने निर्धारित कर लिए होंगे। अच्छा, जैसे ही आप अपने एम टारगेट निर्धारित करते हो आपको क्या होता है, आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि फिर क्या होता है, जब आप टारगेट अपने तय करते हो, यानी फ्यूचर के टारगेट जो आप तय करते हो, आपको ये भी नहीं पता कुछ समय तक आप जीवित रहोगे नहीं रहोगे, आप किस स्थिति में होगे, क्या हो जाएगा, इस ब्रह्मांड का क्या होगा, इस पृथ्वी का क्या होगा, आपको कुछ नहीं पता। बट फिर भी आप क्या होता है, फ्यूचर के अपने लिए जो है वो क्या करते हैं, पहले टारगेट्स बनाते हो। टारगेट्स जब बना लेते हो तो आप उसके लिए प्लान बनाते हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, प्लान बनाते हो, पॉलिसी तैयार करते हो कि आखिर मैंने जो ये लक्ष्य सोचा है, भारत जो है वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, तो कैसे बनेगी, प्लानिंग क्या होगी। जब आप प्लान डिसाइड करते हो तो आप रिसोर्स फिर ढूंढते हो। जब प्लान एक बार आपका हो जाता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, तो आप रिसोर्स ढूंढते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, यू फाइंड आउट रिसोर्सेज, ठीक है, आप रिसोर्स ढूंढते हो, संसाधन, कि भाई कहां से होगा, भारत को ऊर्जा उत्पादन करना है, कहां से होगा, भारत को ज्यादा जल विद्युत चाहिए, कहां से होगा, भारत ज्यादा एग्रीकल्चर चाहिए, रिसोर्स क्या है। तो आप रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हो और फिर इन रिसोर्सेज के मोबिलाइजेशन यानी वैल्यू एडिशन के लिए काम करते हो। यह है राष्ट्रीय संस्कृति, ठीक है। किसी भी राष्ट्र की पहले संस्कृति का जानना होना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट कि आप सोशल इश्यूज पढ़ना शुरू करो, ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, डेली लाइफ का। अब इकोनॉमिक्स भी क्या है, हमारी इकोनॉमिक्स किस रूप में है, हमारी इकोनॉमिक्स में बहुत कंस्ट्रेंट है, हमारा काम बहुत धीरे धीरे होता है, हमारे यहाँ लाल फीताशाही ज्यादा है, जो है वो बहुत अवरोध होते हैं, लोगों को जो है सरकारी नौकरी से ज्यादा प्यार है रैदर दैन की खुद का काम करने से। ये सब हमारा कल्चरल एस्पेक्ट्स है, ठीक है, और ये बदलाव हमेशा होता रहता है। भारत एक समय बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल नेशन था, जबरदस्त हम उत्पादन किया करते थे, पूरी दुनिया के 40% जीडीपी हम जो है रखते थे, हम जो है निर्यात किया करते थे। आज हम जो है नौकरी ढूंढ रहे हैं, ठीक है, हम आयात करते हैं सबसे ज्यादा। तो अब ऐसे क्या हो, ये हमारा कल्चरल सेटअप चेंज हो गया, ठीक है। पहले हम सबसे ज्यादा निर्यात करते थे, 40% दुनिया की जीडीपी हमारे पास थी, आज हम आयात करते हैं।
तो ये जो है वो हमेशा चीजें चेंज होती रहेंगी, ठीक है। ये हमेशा कभी हमारे यहाँ राजशाही थी, कभी हमारे यहाँ जो है गणराज्य रूप में बने करते थे, आज हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, तो ये जो है वो बदलता रहेगा सेगमेंट। तो राष्ट्र की संस्कृति राष्ट्र की गति तय होती है, ठीक है। आपके यहाँ लोग कैसे काम करते हैं, आपकी राजनीति क्या हर समय राष्ट्र के बारे में बात करती है, ठीक है। कई बार जैसे इजराइल में विरोध भी होगा तो कभी भी नेशन के जो है, अगर कोई नेशन के ऊपर प्रश्न है, राष्ट्र के ऊपर प्रश्न है, तो उस पर विरोध नहीं होगा, उस पर डिबेट नहीं होगी। मामला सिर्फ जो है वो क्या होगा, आपके राजनीतिक सीटों के बारे में हो सकता है, महत्वाकांक्षाओं में बात हो सकता है, लेकिन जब नेशन की बात आ जाएगी तो पूरे देश की भावना एक साथ हो जाएगी। नतीजा क्या हुआ, वो छोटा सा देश इतना ताकतवर हो जाता है। और भारत इतना बड़ा देश है और अभी भी उसकी मैक्सिमम जो फॉरेन पॉलिसी है वो या तो पाकिस्तान या प्रेजेंट में थोड़ा बहुत चीन, वो भी उसको अमेरिका हवा दे रहा है, नहीं तो पूरे जो अभी तक के टाइम में हम सिर्फ पाकिस्तान 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 ही चिल्लाते रहे। तो हमारे लिए हमारा जो है, हमारे भूभाग का 25% हिस्सा ही हमारी पूरी जो है वो विदेश नीति को खा गया। तो ऐसी कंडीशन में ये समझना बहुत जरूरी है कि राष्ट्र की गति कहां जाएगी। अब राष्ट्र की गति पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में होती है। फिर आप प्लान तैयार करते हो फ्यूचर में आपको कहां जाना है, और उस प्लान के हिसाब से आप जो है वो क्या करते हो, रिसोर्स को तय करते हो, रिसोर्सेज में फिर मोबिलाइजेशन करते हो। मैं इसको अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में समझा दूं। अगर भारत ये चाहता है कि आने वाले समय में भारत की कृषि जो सुधरे, क्योंकि एक बात समझ में आ गई, कोविड-19 का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा गहरा रहा और पहली बार इस तरह के पैंडेमिक हमें देखने को मिला जिसने जो है रातों रात हमारी अर्थव्यवस्था को ठप करके रख दिया, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा जो है भूचाल ला दिया। अब जरा दूसरा नजरिया देखो, अब हमें कृषि को जो है सुधारना ही सुधारना है, जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था, अभी तक हम नहीं कर पाए। तो अगर मेरा प्लान है कि मैं फ्यूचर में जो है वो कम से कम जो हमारा लेबर है उसको हम ज्यादा स्वतंत्रता दें। भाई सीधी सी बात है, अगर वो उसको एग्रीकल्चर में उसको फार्मर बना के रखोगे तो कोई फायदा नहीं है, जो चल रहा है उसको चलने दो। लेकिन अगर उसको एग्रीप्रेन्योर में, एग्रीकल्चर को एग्रीप्रेन्योर में कन्वर्ट करना चाहते हो कि वो किसान एक उद्यमी की तरह व्यवहार करे, तो तुम्हें उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्यूचर में आपको उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान बनाने के साथ आप उसको रिसोर्स का आपको मोबिलाइज करके देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा खाली प्लान बना दो, रिसोर्स मत दो। प्लानिंग तो हम पांचवी पंचवर्षीय योजना में हम पता नहीं कितनी जो है बनाते चले आए, लेकिन आपको रिसोर्स देना पड़ेगा, उसको फ्रीडम देनी पड़ेगी। भाई मेरा सामान है, मैं पूरी दुनिया में कहीं बेचूं, उसके बाद जो है वो उसको वैल्यू एडिशन उसमें करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो राष्ट्र में एक गति हमें पकड़ेगी। अदरवाइज क्या होगा, हमारे ब्रेकर्स हमें जो है मार डालेंगे, ठीक है, हमारी स्पीड को खत्म कर देंगे और नतीजा क्या होगा, इससे बहुत बड़ी मात्रा में भारतीयों को नुकसान होगा। क्लियर हुआ यहां पर कॉन्सेप्ट? तो ये एक इंपॉर्टेंट फंडा है, इसीलिए आपको समझ में आया होगा कि क्यों जो है वो हम लगातार इस तरह के रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल है कि मुझे इस फ्यूचर में मेरे प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ये कैसे पता चलेगा? फ्यूचर में मेरे प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, मतलब मैं फ्यूचर में क्या कर सकता हूं, और फ्यूचर के लिए मैं प्लान कैसे बनाऊंगा, मतलब राष्ट्र मेरा प्लान कैसे बनाएगा। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि जो आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये पहली बार जो है लैंड, मेरी क्लास के स्टूडेंट अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ये सब बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है, चाहे लेबर के बारे में हो, चाहे लैंड के बारे में हो, एग्रीकल्चर के बारे में हो, कि उसका हाथ जब तक खोलोगे नहीं तब तक, और बहुत वो कंफर्टेबल रहते हैं, उनको पता है कि ये सर पहले ही बात इस पर कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहले बात कर चुके हैं। उसका कारण क्या है? बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा, तो नियरली अगस्त जो आपका सेकेंड वीक होगा वहां से मैं इसको शुरू कर रहा हूं, जो है आंसर राइटिंग कोर्सेज। फीस हमने काफी कम रखी है, काफी जो बच्चे जैसे जो मार्केट में आंसर राइटिंग कोर्सेज में बहुत ज्यादा फीस है, तो मैं जल्दी इसके साथ आ रहा हूं, लेकिन इसमें मैं लिमिटेड स्टूडेंट की ही एंट्री लूंगा, सभी की नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा एक हैक्टिक सेगमेंट होता है। तो मैं बहुत सीमित छात्रों को अपने साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लेकर चलूंगा और उनको फनलिंग सिखाऊंगा। फनलिंग सीखने के बाद तो फिर आप हायर लेवल पे जो है वो जा सकते हैं, और इसमें सभी बच्चे, उनको लगेगा कि अभी हमने बेसिक पढ़ा है, अभी हम कॉन्सेप्टर में हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा खासा समय लेती है, बहुत समय लेती है, और आप अभी अपने पैरेलल्स के साथ लेकर चलोगे, यानी ऑप्शनल, जीएस। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारा दिल धड़कता है, तो हमारे आंसर राइटिंग हमारा हार्ट है, ठीक है, ये सभी चीजों के साथ जोड़ता है, तो उसके साथ जो है वो आप इसके साथ जोड़ सकते हैं दोस्तों।